जरा एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक रेलवे स्टेशन है, पटरियां बिल्कुल साफ हैं, सिग्नल काम कर रहे हैं और दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। और ट्रेन आती भी है? हाँ, ट्रेन आती है, पटरियों पर दौड़ती हुई स्टेशन से गुजर जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। बिल्कुल रुकती नहीं। कोई ब्रेक नहीं लगता, कोई यात्री उतरता नहीं है और ना ही कोई चढ़ता है। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 42 सालों तक हर रोज यही होता रहा। 42 साल, ये सुनने में ही अजीब लगता है। वही तो, इंडियन रेलवेज के एक इतने व्यस्त और सक्रिय मार्ग पर होने के बावजूद वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में मौजूद बेगुंकोदर रेलवे स्टेशन पर 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वजह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। हाँ, ना पटरियां टूटी थी, ना सिग्नल खराब थे। वजह थी सिर्फ एक खौफ, एक सफेद साड़ी वाली औरत के भूत का खौफ। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हम इस रहस्यमयी घटना की पूरी तह तक जाने वाले हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी विस्तारित हैं। बिल्कुल, हमारे पास रेलवे की समय सारणी यानी रेल यात्री का डेटा है, ऐतिहासिक तथ्य हैं और द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स जैसी बड़ी न्यूज एजेंसीज की डिटेल रिपोर्ट्स हैं। तो हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद ये समझना है कि कैसे एक साधारण सी अफवाह, एक सुनी सुनाई बात इतने बड़े सरकारी तंत्र को दशकों तक रोक सकती है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे एक मनोवैज्ञानिक डर भौतिक दुनिया के नियमों पर भारी पड़ जाता है। देखिए, बेगुनकोदर सिर्फ एक स्टेशन के बंद होने की कहानी नहीं है। हाँ, ये और भी बहुत कुछ दर्शाता है। ये इस बात का अध्ययन है कि जब किसी दूर दराज इलाके में बुनियादी ढांचों का अभाव होता है तो वहाँ अफवाहें कितनी तेजी से पनपती हैं। सही कहा आपने। जो स्टेशन कभी उस इलाके के विकास का प्रतीक माना जाता था, वो रातों रात पूरे देश में खौफ का पर्याय बन गया। और ये समझना जरूरी है कि कोई भी सरकारी सिस्टम हो, उसे चलाने वाले आखिर इंसान ही होते हैं। जब इंसान के मन में डर बैठ जाता है तो कागजी आदेश या नियम भी सिस्टम को पंगु होने से नहीं रोक पाते। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत जिस उम्मीद के साथ हुई थी ना, उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अंजाम इतना खौफनाक होगा। 1960 के दशक की बात है ये। हाँ, 1960 के दशक में पुरुलिया का ये इलाका काफी सुनसान और घने जंगलों से घिरा हुआ था। परिवहन के साधन ना के बराबर थे। यानी लोगों को अगर ट्रेन पकड़नी होती थी तो उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था। वही तो, आसपास के गांव वालों को लगभग 43 किलोमीटर का सफर तय करके सबसे करीबी स्टेशन जाना पड़ता था। जरा सोचिए, बस एक ट्रेन पकड़ने के लिए एक मैराथन दौड़नी पड़ती थी। ये तो बहुत बड़ी परेशानी थी स्थानीय लोगों के लिए। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए वहां की संथाल रानी लछन कुमारी ने पहल की। उन्होंने इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर काफी प्रयास किए और आखिरकार 1960 में बेगुनकोड़ा स्टेशन की नींव रखी गई, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीजन का हिस्सा बना। सही। आदिवासियों और गांव वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके लिए ये लोहे की पटरियां अब बाहरी दुनिया और विकास से जुड़ने का एक सीधा रास्ता थी। और शुरुआती कुछ साल बहुत ही शानदार रहे भी। इलाके में एक नई ऊर्जा आ गई थी। लेकिन किसी भी दूर दराज इलाके में जब नई व्यवस्था बनती है तो कुछ चुनौतियां भी आती हैं। हाँ, जैसे वहां की भौगोलिक स्थिति। बिल्कुल, सूरज ढलते ही वहां घना अंधेरा छा जाता था। बिजली की कोई खास व्यवस्था थी नहीं। चारों तरफ खाली मैदान, पेड़ और एक अजीब सी खामोशी। ऐसी खामोशी जहां हवा की आवाज भी किसी के रोने जैसी लग सकती है। वही बात है। और यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें 1967 की वो घटना घटी जिसने इस स्टेशन का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1967 की एक रात स्टेशन मास्टर ने एक बहुत ही डरावना दावा किया। उसने कहा कि उसने रेलवे ट्रैक पर एक सफेद साड़ी पहने औरत का भूत देखा है। हाँ, और स्थानीय कहानियों के हिसाब से ये उस औरत की आत्मा थी जिसकी कुछ समय पहले एक ट्रेन दुर्घटना में मौत हुई थी। शुरू में तो लोगों ने इस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी होगी। नहीं दी। लोगों को लगा रात के अंधेरे में कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन असली दहशत तब फैली जब कुछ ही दिन बाद वो स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी अपने रेलवे क्वार्टर में मृत पाए गए। ऋण कभी सामने नहीं आया। और इस एक घटना ने आग में घी का काम किया। मौत की इस घटना ने एक साधारण अफवाह को एक खौफनाक हकीकत बना दिया। रेलवे कर्मचारियों में इतनी दहशत फैल गई कि उन्होंने वहां काम करने से साफ इनकार कर दिया। जो वहां तैनात थे वो रातों रात भाग खड़े हुए। और इस स्थिति ने प्रशासन के सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब
नौकंशाही यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अनोमली पैदा कर दी। स्टेशन को कभी भी आधिकारिक रूप से डीकमीशन नहीं किया गया। यानी कागजों पर वो बंद नहीं था। बिल्कुल नहीं। पटरियां चालू हालात में थीं, सिग्नल काम कर रहे थे, ट्रेन उस रूट से रोजाना गुजर रही थी। ये कोई सुरक्षा कारणों से बंद नहीं था। ये सिर्फ इसलिए बंद था क्योंकि वहां टिकट काटने या झंडी दिखाने के लिए कोई इंसानी मौजूद नहीं था। ये बात सच में दिमाग घुमाने वाली है ना? एक सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है, पर उसे चलाने वाला कोई नहीं। अगर कोई वहां काम नहीं कर रहा था तो रेलवे ने बस एक नोटिस निकालकर उसे नक्शे से हटा क्यों नहीं दिया? वही प्रशासन की उलझन थी। वो स्टेशन नक्शा पर मौजूद रहा, लेकिन टाइम टेबल से पूरी तरह गायब हो गया। ट्रेन आती थी, लेकिन लोको पायलट गलती से भी ब्रेक नहीं लगाते थे। बल्कि वो तो ट्रेन की रफ्तार और बढ़ा देते थे। हाँ, और ये कहानी सिर्फ बेगूकोड़र तक सीमित नहीं रही। अगले 4 दशकों तक पूरे भारत में इसकी अफवाहें फैलती रही। कहते हैं कि जब ट्रेन गुजरती थी तो डिब्बों में बैठे यात्री डर के मारे खिड़कियां बंद कर लेते थे। पूरे डिब्बे में एक सन्नाटा छा जाता था, जैसे हर कोई बस सांस रोककर उस स्टेशन के गुजरने का इंतजार कर रहा हो। और इसी वजह से बेगूकोड़र देश के टॉप 10 सबसे भूतिया स्टेशंस की लिस्ट में शामिल हो गया। अगर हम इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर देखें तो भारत जैसे विशाल देश में ऐसी लोक कथाएं बहुत जल्दी जड़ें जमा लेती हैं। हाँ, ऐसे और भी स्टेशंस हैं। बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के बारोग स्टेशन की ही मिसाल ले लीजिए। वहां कहानी मशहूर है कि कर्नल बारोग्स ने सुरंग के पास आत्महत्या कर ली थी और उनकी आत्मा भटकती है। अरे हाँ, और पंजाब का लुधियाना स्टेशन, जहां एक पूर्व कर्मचारी की आत्मा दिखने का दावा किया जाता है। या यूपी का नैनी स्टेशन और आंध्र प्रदेश का चित्तौड़ स्टेशन। हर जगह आपको भौगोलिक एकांत और स्थानीय मान्यताओं का मेल दिखेगा। यानी जब कोई जगह मुख्य धारा के शहरी जीवन से कटी हुई होती है तो तर्क की जगह डर आसानी से ले लेता है। सही कहा। और जब एक कहानी कई पीढ़ियों तक दोहराई जाती है तो वो उस जगह की पहचान बन जाती है। तो ये बेगूकोड़र की स्थिति सबसे अलग थी, क्योंकि इस एक कहानी ने पूरे इलाके के विकास को बंधक बना लिया था। 42 साल गांव वाले भी स्थिति से उब चुके थे। हाँ, 1990 के दशक के अंत तक आते आते आसपास के 15-16 गांव के लोगों का धैर्य जवाब दे गया। उन्हें इस भूतिया टैग से नफरत होने लगी थी। आखिर उन्हें भी विकास चाहिए था। उनके बच्चों का भविष्य रुका हुआ था एक अफवाह की वजह से। तो उन्होंने स्टेशन को दोबारा खुलवाने की मुहिम शुरू की, समितियां बनाईं और 2007 में इस आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप लिया। उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी और सीपीएम नेता बसुदेव आचार्य को पत्र लिखे। बसुदेव आचार्य उस समय पुरुलिया के सांसद थे और आयर रेलवे की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी थे। और उन्होंने इस पूरे मामले को एक बहुत ही तार्किक नजरिए से देखा। उनका स्पष्ट रूप से ये तर्क था कि ये पूरी भूतिया कहानी दरअसल रेलवे कर्मचारियों की ही गढ़ी हुई थी। अच्छा, कर्मचारियों ने खुद बनाई थी? हाँ, उनका मानना था कि चूंकि बेगूकोड़र एक बहुत दूर दराज का इलाका था, वहाँ रहने की सुविधाएं नहीं थीं, बच्चों के स्कूल नहीं थे, इसलिए कोई कर्मचारी वहाँ पोस्टिंग नहीं चाहता था। ये एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। अपनी नापसंद की पोस्टिंग से बचने के लिए भूत प्रेत की कहानी का सहारा लेना, ये काफी चालाकी भरा कदम था। और ये हथकंडा पूरे 42 साल तक काम भी कर गया ना। लेकिन आखिरकार दशकों की अपीलों और दबाव के बाद अगस्त 2009 में ममता बनर्जी द्वारा इसे फिर से खोल दिया गया, एक पैसेंजर हॉल्ट के रूप में। तो आज क्या स्थिति है? इस सब का आखिर मतलब क्या है आज के संदर्भ में? आज बेगूकोड़र एक ओ ग्रेड का स्टेशन है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीजन में आता है। ओ ग्रेड यानी? ओ ग्रेड होने का मतलब है कि ये कोई बड़ा जंक्शन नहीं है, और सबसे बड़ी बात, रेलवे यहाँ किसी स्थायी स्टेशन मास्टर या पूरे समय के कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। तो यानी आधिकारिक रूप से रेलवे ने अभी भी वहाँ किसी को परमानेंट नहीं रखा है? बिल्कुल। रेल यात्री के डेटा के अनुसार वहाँ से करीब 89 ट्रेन गुजर रही हैं आजकल, पर रुकती सिर्फ कुछ पैसेंजर ट्रेन है। रेलवे ने बीच का रास्ता निकाला, स्टेशन चालू भी हो गया और कर्मचारियों की तैनाती का मुद्दा भी नहीं उठा। सही पकड़ा आपने। पर एक सवाल उठता है, अगर स्थायी कर्मचारी नहीं है तो स्टेशन का रोजमर्रा का काम कौन देखता है? टिकट कौन काटता है? आज स्टेशन को चलाने का जिम्मा निजी एजेंटों के कंधों पर है। निजी एजेंट? हाँ, जैसे नोलकुपी गांव के अमूल्य रतन महातो और उनके भाई डोलू महातो। ये लोग निजी बुकिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं और टिकट काउंटर संभालते हैं। वैसे स्रोत बताते हैं कि इन एजेंटों की आमदनी के आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। उन्हें हर बिके हुए टिकट पर सिर्फ ₹1.25 मिलता है।
सिर्फ 1.25 रुपीस का कमीशन। हाँ, और आम दिनों में वो दिन भर में 175 से 200 टिकट बेचते हैं, यानी पूरी मेहनत के बाद दिन का बस 250 रुपये कमा पाते हैं। आर्थिक रूप से ये बहुत कम है, पर इन एजेंटों के लिए ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये अपने स्टेशन को जिंदा रखने का संघर्ष है। और कुछ खास दिनों में तो भीड़ बढ़ भी जाती है। बिल्कुल, जैसे जब आदिवासियों का प्रमुख त्योहार तुसु आता है, अयोध्या हिल्स के इलाके में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तब तो स्टेशन पूरी क्षमता पर काम करता होगा। हाँ, उस दौरान यात्रियों की भारी भीड़ होती है और एक दिन में 700 तक टिकट बिक जाते हैं। ये दिखाता है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक जीवन रेखा है। पर आज भी माहौल पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। टिकट काउंटर सुबह 4:30 बजे खुलता है और शाम 5:30 बजे बंद हो जाता है। सिर्फ रात 9 बजे की आखिरी ट्रेन जो बोकारो बार्धमान पैसेंजर है, उसके लिए काउंटर कुछ मिनट दोबारा खुलता है। दिन में रौनक रहती है, चाय वाले भैया आ जाते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही हालात बदल जाते हैं। आज भी सूर्यास्त के बाद लोग स्टेशन के आसपास रुकने से कतराते हैं, क्योंकि वहाँ कोई पक्का प्लेटफॉर्म नहीं है और अंधेरा रहता है। और रात में ऊंचे डिब्बों से बिना प्लेटफॉर्म के उतरना वैसे भी खतरनाक है। यही बुनियादी ढांचों की कमी उस पुराने डर को आज भी हवा देती है। और आप जानते हैं इस डर का किसने फायदा उठाया? वही जो 2017 में सामने आया। हाँ, दशकों पुराने इस भूतिया मिथक का सबसे बड़ा पर्दाफाश 2017 में हुआ। वो दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड की रात थी। पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच, जिसे हम PBBM कहते हैं, उनके 10 तर्कवादियों की टीम वहां रुकी। रैशनलिस्ट्स की टीम। हाँ, जिनका नेतृत्व नयन मुखर्जी कर रहे थे, और पुलिस भी उनके साथ थी। वो पूरी तैयारी से गए थे। डिजिटल कंपास, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, नाइट विजन उपकरण। उनका मकसद था विज्ञान के जरिए उस अंधविश्वास को चुनौती देना जिसने 42 सालों तक स्टेशन बंद रखा। और उस रात की जांच किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। उन्होंने पूरी रात निगरानी की। कंपास की सुई बिल्कुल स्थिर रही, कोई चुंबकीय विसंगति नहीं मिली। और वो कुआं, जिसके बारे में कहते थे कि अजीब आवाजें आती हैं, वहां जब फ्लैशलाइट डालकर देखा तो पता चला कि पानी में हलचल सिर्फ एक पानी के सांप की वजह से हो रही थी। विज्ञान ने एक एक करके सारे भ्रम तोड़ दिए, और सबसे बड़ा खुलासा तो रात के आखिरी पहर में हुआ। हाँ, जब स्टेशन की जर्जर इमारत के पीछे से अजीब आवाजें आईं। आधी इंसानी आधी जानवर जैसी। टीम जब टॉर्च जलाकर झाड़ियों की तरफ दौड़ी तो वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि कुछ इंसान भाग रहे थे वहां से। और वहां झाड़ियों में शराब की खाली बोतलें और ताश के पत्ते मिले। असल में वो स्थानीय अपराधी थे। इंटरनेट की वजह से घोस्ट टूरिज्म बढ़ गया था। लोग आते थे थ्रिल के लिए, और ये अपराधी आवाजें निकालकर उन्हें डराते थे। जब लोग डरकर अपना कैमरा या बैग छोड़कर भागते तो ये लोग चोरी कर लेते थे। भूत का डर तो बस एक सुरक्षा कवच था इनके अपराध के लिए। जब ये सच्चाई सामने आई तो गांव वालों को कितना गुस्सा आया होगा। आना ही था। वो दशकों से इस कलंक को धो रहे थे और कुछ लोग उन्हीं के डर का फायदा उठा रहे थे। आज गांव वाले पूरी तरह जागरूक हैं। उन्होंने पोस्टर लगा दिए हैं कि अगर किसी ने भूत की अफवाह फैलाई या बिना इजाजत फोटो खींची तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, पीटा भी जा सकता है। ये गुस्सा स्वाभाविक है। ये कहानी एक दर्पण है जो दिखाती है कि प्रशासनिक लापरवाही और अफवाहें मिलकर कैसे एक सिस्टम को गिरा सकती हैं। और ये गांव वालों की दृढ़ इच्छा शक्ति की भी कहानी है। बिल्कुल। और ये चर्चा बताती है कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना कितना भयानक हो सकता है। दशकों तक अर्थव्यवस्था रुकी रही। हमें हमेशा डर को तर्क के लेंस से देखना चाहिए। जब हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो भूत नहीं बल्कि मानवीय स्वार्थ और खामियां सामने आती हैं। हाँ, जैसे कर्मचारियों का बहाना या अपराधियों का फायदा। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर महज एक सफेद साड़ी वाले भूत का डर और एक झूठी अफवाह सरकारी तंत्र के इतने बड़े हिस्से को 42 साल तक बंद रख सकती है, तो जरा सोचिए हमारे समाज और इतिहास की कितनी और ऐसी मान्यताएं हैं जो किसी ठोस तर्क पर नहीं बल्कि पुराने अंधविश्वास पर टिकी हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हमारी आधुनिक व्यवस्थाएं आज भी कुछ अदृश्य भूतों से डरी हुई हैं जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की तह तक